क्या तेजस ने डॉगफाइट में F-18 को हरा दिया है? क्या पाकिस्तान की मिसाइल को ट्रैक करने के लिए भारत ने अपनी सबसे सीक्रेट स्पाई शिप को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया है? और क्या पाकिस्तान अभी एक साथ दो फिफ्थ जनरेशन फाइटर को खरीदने की कोशिश कर रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक्सरसाइज तरंग शक्ति की तरफ से है और अभी हम इस एक्सरसाइज में तेजस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी LCA तेजस मार्क 1 ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन को क्रिएट कर दिया है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट ने F-18 ग्रॉलर, जो कि एक डेडिकेटेड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, उसके अगेंस्ट में सिमुलेटेड एंगेजमेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है। अभी अगर कॉन्टेक्स्ट समझे तो ये एक्सरसाइज 2 फेज में कंडक्ट किया गया था, जहां सेकेंड फेज जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में अगस्त से सितंबर के बीच कंडक्ट किया गया था और इसमें मल्टीपल फॉरेन फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब ये एक हाई एंड लार्ज फोर्स एंगेजमेंट सिनारियो था, जहां रियल कॉम्बैट जैसे एनवायरमेंट्स को क्रिएट किया गया था। अभी रिपोर्ट्स में बात क्लेम किया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 ने ग्रॉलर के अगेंस्ट में मल्टीपल रडार लॉक को अचीव किया था और कुछ सोर्सेस में इसको 4:0 का रेशियो बताया जा रहा है। यानी एक्सरसाइज के दौरान तेजस ने F-18 पर 4 बार रडार को लॉक किया था, जबकि F-18 एक बार भी तेजस पर लॉक नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना जरूरी है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई भी किल रेशियो कंफर्म नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरीके की एक्सरसाइज का मेन पर्पस कंपटीशन नहीं बल्कि लर्निंग प्रोसेस होता है, जहां एक दूसरे के साथ टैक्टिक्स और प्लान को एक्सचेंज किया जाता है। और ऐसा करने से जो फ्रेंडली नेशन हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं उनके लिए भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है और इस वजह से किसी भी एक्सरसाइज में किल स्कोर को ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अभी अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रॉलर एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जिसमें ALQ-99 जैसे जैमिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया था और एडवांस सेंसर इसमें मौजूद होते हैं, जो एनिमी रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को आराम से डिसरप्ट कर सकते हैं। मतलब थ्योरी में इसे डिटेक्ट करना और लॉक करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह कि ये जो एंगेजमेंट हुआ था वो मोस्टली विद इन विजुअल रेंज के अंदर हुआ था, यानी क्लोज कॉम्बैट सिनेरियो में शिफ्ट हो गया था। और यहाँ पर तेजस मार्क 1 का लाइट वेट डिजाइन, छोटा रडार क्रॉस सेक्शन और हाई एजिलिटी एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन गया था। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो डॉग फाइट सिचुएशन में स्पीड, टर्न रेट और पायलट का स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ तेजस अपना एज दिखा सकता था। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि तेजस मार्क 1 का रडार ग्रोलर के ऐसा रडार जितना एडवांस रडार नहीं है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट सिनारियो में रडार से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की मैन्युअबिलिटी मैटर करता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमिनेंस से जीत गारंटी नहीं होता है। हर कॉम्बैट रिजीम में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी कवर करना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि F-18 ग्रॉलर के पास तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद था, जिस वजह से तेजस उस पर लॉन्ग रेंज से लॉक नहीं कर सकता था। लेकिन तेजस के पास भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इजरायली ओरिजिन सिस्टम है। तो यहाँ पर ग्रॉलर का तेजस पर लॉक ना कर पाना ये क्लियर इंडिकेट करता है कि तेजस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है और इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी कम रहने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, तेजस मार्क 1 का ये परफॉर्मेंस इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करने वाला है, जो कि दिखाता है कि इंडिजिनस लाइटवेट फाइटर भी F-18 जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी इफेक्टिवली परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगला अपडेट INS हंसा के शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी की तरफ से। दोस्तों, अभी भारत अपनी नेवल एविएशन कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी को मेजर अपग्रेड देने का प्लान किया जा रहा है। खास करके अपकमिंग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के ट्रायल के लिए ये अपग्रेड काफ़ी ज़रूरी होने वाले हैं। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी एक लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा सेटअप होता है, जहां स्की जंप, टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग जैसे कॉम्प्लेक्स कैरियर ऑपरेशन को ग्राउंड में परफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात यह कि एशिया में ये अपने टाइप का इकलौता फैसिलिटी और दुनिया भर में सिर्फ ऐसे 3 ही फैसिलिटी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नेवल LCA तेजस के मुकाबले काफी बड़ा और हेवी एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसका वेट लगभग 26 टन के आसपास होने वाला है और इस वजह से शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी के सिस्टम्स को अपग्रेड करना अब जरूरी बन गया है। अभी सबसे क्रिटिकल अपग्रेड इसका अरेस्टर गियर सिस्टम होने वाला है, जो कि एयरक्राफ्ट को मेनली रोकने का काम करता है। जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग के समय अरेस्टर वर्क को अपनी टेल हुक से हुक करता है
तब उसकी हाई स्पीड एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके 2 सेकंड के अंदर एयरक्राफ्ट को 300 किलोमीटर प्रति घंटे से 0 तक लाते हैं। इसके लिए हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाइड्रोलिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अभी नए टेंडर में इन कंप्रेसर्स के लिए एडवांस सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि ये हेवियर एयरक्राफ्ट की लोड को भी सेफली हैंडल कर पाएगा। अब पहले इसका जो सिस्टम था वो तेजस के लिए बनाया गया था, लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो होने वाला वो इससे काफ़ी हैवी होने वाला, जिस वजह से इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अपग्रेड RF ट्रैकिंग सिस्टम में किया जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट के एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करता है। चाहे वो स्की जंप, टेक ऑफ हो जाए या बोल्टर मैन्यूवर हो जाए, यहाँ पर मिलीमीटर लेवल की प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी डाटा को बेस करके फ्लाइट कंट्रोल और कैरियर अप्रोच पैरामीटर को सेट किया जाएगा। इसके अलावा अभी टेलीमेट्री और डाटा एक्विजिशन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जहां रियल टाइम में एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर लोड और स्ट्रेस को मॉनिटर किया जाएगा। ये डाटा इंजीनियर्स को समझने में हेल्प करेगा कि हेवी एयरक्राफ्ट लैंडिंग के समय पर एयरफ्रेम के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी काफ़ी काम किया जा रहा है, जिसमें ग्राउंड लेवलिंग, सेफ्टी सिस्टम और फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी को अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि ट्विन इंजन फाइटर जेट के ऑपरेशन में रिस्क फैक्टर भी थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। स्ट्रेटेजी लेवल पर देखें तो ये अपग्रेड सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये भारत के इंडिजिनस कैरियर बेस्ड फाइटर प्रोग्राम का बैकबोन होने वाला है। अगला अपडेट INS ध्रुव से जुड़ी एक कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट की तरफ से है। दोस्तों, अभी डिफेंस मीडिया में एक क्लेम काफ़ी तेज़ी सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के एक नौतम के रिस्पॉन्स में अपना एडवांस मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव को अरविंद सी में डिप्लॉय कर दिया है। अभी अगर इसके बारे में डिटेल में समझे तो पाकिस्तान ने अप्रैल 14 और 15 के बीच एक बड़ा नौतम जोन को डिक्लेयर किया था, जो कि कराची, ओमारा, ग्वादार और सोन मियानी के पास 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि भारत ने इसको मॉनिटर करने के लिए INS ध्रुव को डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई भी सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आया है, ना ही कोई सैटेलाइट ट्रैकिंग डाटा, ना AIS मैरिटाइम मूवमेंट डाटा और ना ही किसी ऑफिशियल सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म किया है। मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए तो क्लेम अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है और इसी वजह से इसका क्रेडिबिलिटी काफ़ी क्वेश्चनेबल हो रहा है। अभी अगर ऑपरेशन लॉजिक की बात करें तो भी ये डिप्लॉयमेंट थोड़ा डाउटफुल लगता है। दोस्तों, INS ध्रुव जैसी हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक एसेट को जनरली तब डिप्लॉय किया जाता है जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और उसको ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और टेलीमेट्री डाटा कलेक्ट करना जरूरी होता है। लेकिन वर्तमान के केस में जो नौतम पाकिस्तान की तरफ से इशू किया गया वो ज़्यादातर क्रूज मिसाइल टेस्ट जैसा लग रहा है, खास करके सी लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी SLCM के लिए इसको इशू किया गया होगा। और दोस्तों, क्रूज मिसाइल जो होते हैं वो लो अल्टीट्यूड पर और सबसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करते हैं, जिसको ट्रैक करने के लिए इतने एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी भारत को कराची के आसपास कोई भी चीज ट्रैक करने के लिए INS ध्रुव की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान अभी अपनी क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी को एक्टिवली एक्सपैंड करने की कोशिश भी कर रहा है, जिसमें तैमूर ALCM जैसे सिस्टम का डेवलपमेंट भी शामिल है। तो ये जो नौतम अभी इशू किया गया उनके रूटीन टेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया था, जहां इंडियन एयरक्राफ्ट को टेम्पररी एंट्री करने के लिए मना किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये भी एक अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसे सेफ्टी मेजर मिसाइल टेस्टिंग के टाइम पर कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, INS ध्रुव के डिप्लॉयमेंट का जो क्लेम अभी सामने आ रहा है वो अभी तक किसी भी क्रेडिबल सोर्सेस की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है और ज़्यादा चांसेस ये है कि जानबूझकर अभी पाकिस्तानी बेस हैंडल्स की तरफ से इसे पुश करने की कोशिश किया जा रहा है कि भारत हमारी मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के लिए अपनी एडवांस वेसल को डिप्लॉय कर रहा है और इससे वो अपनी मिसाइल सिस्टम को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर प्लान की तरफ से है। दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान को टर्की का 5th जनरेशन फाइटर यानी कान फाइटर जेट 2028 से 2029 तक मिल सकता है। अगर ये सच होता है तो पाकिस्तान भी स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने वाले लिमिटेड कंट्री के क्लब में शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट दिख रहा है। अभी अगर टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो कान प्रोग्राम अभी भी ईयरली डेवलपमेंट फेज में है। प्रोटोटाइप इसका रोल आउट हो चुका है और टैक्सी ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फुल स्केल फ्लाइट टेस्टिंग अभी स्टार्ट हुआ है और इस प्रोसेस को जनरली कंप्लीट होने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कान के P2 और P3 प्रोटोटाइप 2026 और 2027 तक फ्लाई कर सकते हैं और टर्किश एयरफोर्स के लिए भी इसका इनिशियल ऑपरेशनल यूज डेकेड के एंड तक पॉसिबल होने वाला है, यानी कि 2030 के आसपास इनको टर्किश एयरफोर्स में शामिल करना स्टार्ट किया जाएगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिस एयरक्राफ्ट का खुद अपने देश में इंडक्शन प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है उसका एक्सपोर्ट इतनी जल्दी होना थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है।
एविएशन हिस्ट्री में देखा जाए तो हर एडवांस फाइटर प्रोग्राम, चाहे वो F-35 हो या J-20 हो, सबसे पहले डोमेस्टिक फोर्स को डिलीवर किए जाते हैं। एक्सपोर्ट कस्टमर को जनरली ऐसे सिस्टम बाद में डिलीवर करना स्टार्ट किया जाता है जब ये सिस्टम लगभग मैच्योर हो जाते हैं। अभी फाइनेंशियल एंगल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से कान का एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट $100 मिलियन से ज़्यादा हो सकता है। अगर पाकिस्तान 40 जेट को भी खरीदता है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मिलाकर टोटल डील का कॉस्ट $6 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। और इसी के साथ पाकिस्तान रिपोर्टेडली चाइना से J-35 को लेकर बातचीत कर रहा है, और इसका भी अगर सेम अमाउंट पाकिस्तान खरीदता है तो टोटल कॉस्ट $3 से $4 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब टोटल पैकेज यहाँ पे लगभग $10 बिलियन के आसपास होने वाला है। अभी पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व देखा जाए तो वो लगभग 20 से 22 बिलियन डॉलर के रेंज में होवर कर रहा है, जिसमें काफ़ी सारा पैसा पहले से लोन्स और डेब्ट सर्विसिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इतना बड़ा डिफेंस एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म में फिजिबल नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इग्नोर नहीं किया जा सकता है, भले ही पाकिस्तान के पास पैसा ना हो, लेकिन लोन करने में पाकिस्तान बड़ा माहिर है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से लोग लोन पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि जब भारत ने रफाल को खरीदा तो पाकिस्तान ने तुरंत ही चाइना से J-10 को खरीद लिया, जो कि अगेन उन्होंने लोन पर खरीद लिया था। और तब उनका फॉरेक्स रिजर्व 6 से 7 बिलियन के आसपास होवर कर रहा था। यानी कि खराब क्रेडिट स्कोर होने के बाद भी EMI पर कोई चीज़ कैसे लिया जा सकता है, ये पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता है, और वो भारत के साथ पावर बैलेंस करना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और 5th जनरेशन फाइटर की रेस में भी ये पॉसिबिलिटी रहने वाली कि पाकिस्तान फिर से लोन लेके चाइना या टर्की से 5th जनरेशन फाइटर को हासिल कर सकता है। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर J-10 जैसे सस्ते या फिर ईजी टू मेंटेन नहीं होने वाले हैं। इस वजह से मैक्सिमम चांसेस ये होगा कि पाकिस्तान इनिशियली सिर्फ 1 से 2 स्क्वाड्रन फाइटर ही खरीदने वाला है, और कान और J-35 में से J-35 का चांस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये कान के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ने वाला है, जल्दी प्रोडक्शन में एंटर करने वाला है, और पाकिस्तान को चाइना आसानी से लोन भी देने वाला है। तो इस वजह से इसको खरीदना पाकिस्तान के लिए थोड़ा आसान होने वाला है। लेकिन अगर पाकिस्तान एक साथ कान और J-35 दोनों को खरीद लेता है या खरीदने की कोशिश करता है तो ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और इंटरप्रोबेबिलिटी मेंटेन करने में पाकिस्तान को काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि पाकिस्तान इनमें से किसी एक के साथ ही जाने का फैसला करने वाला है। और आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान J-35 को प्रेफर करेगा या कान को प्रेफर करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।